हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैस्केडिंग लाइव। तो आज से हम नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं जो 4 न्यू लेबर कोड्स है उन्हें कवर करूँगा। ये सारे कोड्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लेबर कोड जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो लॉ को अब सबमर्ज किया गया है, मर्ज किया गया है, ये एक माइलस्टोन है एक लेबर रिफॉर्म के सेक्टर में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कोड्स। तो इन कोड्स को मैं कवर करूँगा अपनी आने वाली वीडियोज़ में। इसके अलावा जो मैंने पहले प्लेस बनाई है अकाउंट्स की, सोशल सिक्योरिटी की, उनमें मैं वीडियोज़ डालता रहूँगा टाइम टू टाइम। और ये सीरीज़ भी कंटिन्यू रहेगी हमारी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी लेके आया हूँ, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये जो कोड है ये बोथ ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है, ठीक है। जो अब तक जो थे, जो मोस्टली जो कोड एक्ट थे वो केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए थे, पर इस कोड ने ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों सेक्टर्स को कवर किया है, ठीक है। अब जो ध्यान रखने वाली चीज़ है कि इसमें जो पुराने 9 एक्ट्स थे उनको इसमें मर्ज किया गया है, समर्ज किया गया है। तो इन 9 एक्ट्स के नाम एक बार पढ़ लो आप, मैं भी रीड आउट कर देता हूँ ताकि आपके ध्यान में रहे। जैसे पहला एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट, दूसरा एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, तीसरा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट, चौथा है एम्प्लॉयज़ एक्सचेंज एक्ट, ठीक है। पाँचवा है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, सिक्स्थ है द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, और सेवन्थ है आपका द साइन वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट, सेवन्थ है आपका एट्थ है आपका द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट, और नाइन्थ है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। तो 9 एक्ट्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि क्या पता एमसीक्यू में आ जाए कि इनमें से कौन सा एक्ट को मर्ज नहीं किया गया है न्यू कोड में, ठीक है। तो ये 9 कोड सोशल सिक्योरिटी कोड में मर्ज किया गया है। ध्यान रखना, जो न्यू जो सोशल सिक्योरिटी कोड है उनमें केवल इसमें मैं कई बार सोशल सिक्योरिटी एक्ट भी कहूँगा, कि एक्ट कहने की आदत है जनरली। तो हो सकता है मैं कोड को सोशल सिक्योरिटी कोड को सोशल सिक्योरिटी एक्ट कह दूँ, तो वो सेम ही है, ठीक है। हाँ, अब जो है ये इस स्लाइड में मैंने डील किया है 7 शेड्यूल्स जो कि मैंशन है इस कोड में। किसी भी एक्ट को आप अगर डाउनलोड करोगे पीडीएफ ओरिजिनल कॉपी, तो उसके लास्ट में शेड्यूल्स मेंशन होते हैं कि इसमें 6 शेड्यूल है, किसी में 5 होते हैं, किसी में 3 होते हैं। तो शेड्यूल बेसिकली लिस्ट होती है, ठीक है। बट ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है कि यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से शेड्यूल में क्या है। डिटेल में नहीं पूछता, बस ये पूछता है कि इस शेड्यूल में क्या मैंशन है, तो पता होना चाहिए हमें। तो हालांकि इसकी शेड्यूल में मैंने एक और वीडियो बनाई है डिटेल में, वो आप देख सकते हैं। तो शेड्यूल नहीं तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो फर्स्ट इसमें एप्लीकेबिलिटी, इसमें बता रखा है जैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड है, ये कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एप्लीकेबल होगा। जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस है वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन पर एप्लीकेबल होगा। मेटर्निटी बेनिफिट के रूल्स कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन पर एप्लीकेबल होंगे। इस टाइप के जितने भी है एप्लीकेबिलिटी वो सारे मेंशन है शेड्यूल 1 में, ठीक है। सेकेंड शेड्यूल में कहता है कि लिस्ट ऑफ पर्सन हु आर एम्प्लॉयज़ विद इन द मीनिंग ऑफ द थर्ड प्रोविजन ऑफ द क्लॉज ऑफ सेक्शन 2। इसमें बेसिकली ये है कि किन किन लोगों को एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन दिया जाएगा, वो मेंशन है शेड्यूल 2 में, ठीक है। शेड्यूल 3 में है लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज़, ये ध्यान रखना कि ऑक्यूपेशनल डिजीज़ मेंशन है शेड्यूल 3 में। और शेड्यूल 4 में है लिस्ट ऑफ इंजरीज डीम टू रिजल्ट इन परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। और इसके पार्ट सेकंड में अगेन शेड्यूल 4 के पार्ट सेकंड में लिस्ट ऑफ इंजरीज डीम टू रिजल्ट इन परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, ठीक है। अब इसमें 2 टर्म है, एक है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट और एक है परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। अब इसमें फ़र्क क्या है वो इसी वीडियो में हम लास्ट में समझेंगे, इसकी जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो डिसेबलमेंट्स है वो डील करता है शेड्यूल 4। शेड्यूल 5 में है मैटर्स रिलेटेड टू मैटर्स दैट में बी प्रोवाइडेड फॉर इन द स्कीम। मतलब ये इसमें बेसिकली 3 पार्ट है। मैटर्स ऑन विच प्रोविडेंट फंड स्कीम में मेक प्रोविजन, मतलब इसमें बेसिकली लिस्ट है कि किन किन केस में ये स्कीम्स वैलिड होंगी, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से इतना इंपॉर्टेंट शेड्यूल नहीं है, बट ध्यान रखना कि मैटर्स ये है इसके अंदर, ठीक है। 6 शेड्यूल डील करता है कि फैक्टर्स फॉर वर्किंग आउट लमसम इक्विवेलेंट ऑफ कंपनसेशन अमाउंट इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबलमेंट एंड डेथ। मतलब इसमें अगर किसी की टोटल डिसेबलमेंट होगी परमानेंट और या फिर डेथ होगी, तो उसमें से कोई कंपनसेशन दिया जा रहा है, क्योंकि 10 लाख दे दिया कि 20 लाख दिया, तो वो किस फैक्टर्स पे, किस बेसिस पे हम कितना अमाउंट सेट करेंगे, वो बेसिकली वो 6 शेड्यूल में मैंशन है, ठीक है। 7 शेड्यूल में क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेटर्स, ठीक है। अब एग्रीगेटर्स क्या हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। पर ये ध्यान है 6-7 शेड्यूल में क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले अभी चैप्टर 1 है, इसमें है बेसिकली डेफिनेशन दे रखी है कि दिस एक्ट में भी कॉल्ड एज कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी और एंड एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 में हमेशा मोस्टली एक्ट में यही लिखा होता है कि इसका नाम क्या और कहाँ का एप्लीकेबल है ये, ठीक है। जो सेक्शन 2 होता है वो होता है डेफिनेशन से। मोस्टली एक्ट में सेक्शन 2 डेफिनेशन से होता है, ठीक है। तो ये अभी चैप्टर 1 ही चल रहा है और ये डेफिनेशन पे आ गए हम। इसमें सबसे पहला डेफिनेशन है एजेंट का। तो एजेंट बेसिकली मैं इनको सारे जो कुछ इंपॉर्टेंट उन्हें तो पढ़ूंगा, बट जो इंपॉर्टेंट नहीं उन्हें पढ़ूंगा नहीं, मैंने बता दूंगा, ताकि 1 वर्ड से आप बस एमसीक्यू आया तो आपको याद आता है कि आपने पढ़ा था कहीं पे। तो एजेंट बेसिकली वो होता है जो उसको संभालता है। जैसे अब मैं बात करूँ कि एसबीआई की, तो एसबीआई का जो मेन ओनर है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, पर आपके जो नियरेस्ट ब्रांच है एसबीआई का, वहाँ पे उसका एजेंट कौन है, उसका एजेंट वहाँ का ब्रांच मैनेजर होगा, ठीक है। तो समझ गए एजेंट कौन है।
जो डे टू डे अफेयर को वहाँ पे लोकली हैंडल कर रहा है वो एजेंट है, ठीक है। अब सेकंड डेफिनेशन है हमारी एग्रीगेटर्स की, ठीक है। अब एग्रीगेटर्स ऐसे मैंने बताया था, बताऊंगा आपको। तो एग्रीगेटर्स वो होते हैं जो कि डिफरेंट लोगों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेकर आते हैं। जैसे ओला उबर है, ये एक एग्रीगेट, ये ट्रांसपोर्टेशन के एग्रीगेटर्स है। क्यों? क्योंकि ये सारे ड्राइवर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं कि सारे ड्राइवर्स आके ओला से जुड़े हैं या उबर से जुड़े हैं और हम उनके थ्रू, ऐप के थ्रू कैब बुक करते हैं। सिमिलरली स्विगी है, जोमेटो है, वो भी एक एग्रीगेटर है, वो फूड सेक्टर एग्रीगेटर है। कैसे? तो उन्होंने सारे रेस्टोरेंट को एक ऐप के थ्रू लिंक किया और वहाँ से हम ऐप के थ्रू हम फूड बुकिंग करते हैं और हमारे घर पर डिलीवर होता है, ठीक है। तो ये भी एग्रीगेटर है, ठीक है। अब तीसरा है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दो ही होते हैं मेनली, दो ही है, या तो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। तो जो जो स्टेट के अंदर में उनके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट है, और जो जो सेंट्रल के अंदर है वो उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल है। जैसे कोई PSU है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल होगी। सिमिलरली अगर कोई PSU स्टेट के तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट होगी। सिमिलर से रेलवेज है, इंडियन पोस्ट है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, उन सब के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। मेजर मिनरल्स है उनके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, पर जो माइनर मिनरल्स है उनके लिए अप्रोप्रिएट स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। तो यही है इनके अंदर बेसिक, यही यही सब इसके अंदर डिटेल में मेंशन कर रखा है। बिल्डिंग वर्कर्स कौन है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। मीन्स अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड टू डू एनी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड मैनुअल, टेक्निकल और क्लरिकल वर्क फॉर हायर और रिवॉर्ड, वेदर द टर्म्स ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट are expressed or implied in connection with any building or other construction work, but does not include any such person who is employed mainly in managerial or supervisory or administrative capacity। मतलब जो भी इंसान या तो स्किल्ड वर्कर है, ऐसे कोई जिसे मिस्त्री कहते हैं वो बनाता है वो, या कोई लेबरर, या कोई अनस्किल्ड है, लेबरर है जो ईंट उठा रहा है वो, या कोई सेमी स्किल्ड है या टेक्निकल या क्लरिकल वर्क है, वो सारे के सारे बिल्डिंग वर्कर्स के अंदर आएंगे। पर एक्सेप्ट वो जो मैनेजर है या फिर जो बिल्डर है जिसने जो ठेका ले रखा है वो बिल्डिंग वर्कर नहीं है, ठीक है। सुपरवाइजरी कर रहा है, मैनेजर का या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहा है, वो बिल्डिंग वर्कर नहीं है, ठीक है। अब है कैरियर सेंटर, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कैरियर सेंटर, क्योंकि ये इसी कोड में इंक्लूड किया गया है। तो कैरियर सेंटर क्या है ना, बेसिकली जैसे ये बेसिकली एक जॉब पोर्टल कह सकते हैं अगर मेरी देसी भाषा में कहूँ तो। जॉब पोर्टल एक टाइप का। सपोज अगर आपको जॉब चाहिए तो आप जाके उस, ये तो ऑनलाइन या रिटर्न किसी, या तो गवर्नमेंट ऑनलाइन बनाएगी या कोई सेंटर सा खोल देगी ऑफिस टाइप का, वहाँ जाकर आप रजिस्टर कर सकते हो कि मुझे जॉब चाहिए। कोई फैक्ट्री है, उसे वर्कर चाहिए तो वो भी यहाँ जाकर रजिस्टर करेगी कि भाई हाँ मुझे वर्कर चाहिए इस फील्ड के, इस स्किल वाले, वो भी मेंशन करेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली एक इंटरमीडिएट काम करेंगे, ठीक है। ये किसके लिए? पर्सन हु सीक टू एम्प्लॉय एम्प्लॉयज़, पर्सन हु सीक एम्प्लॉयमेंट, अकरेंस ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। पर्सन हु सीक वोकेशनल गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग, ठीक है। अगर आपको कोई करियर काउंसलिंग चाहिए, गाइडेंस चाहिए कि भाई मुझे इस फील्ड में मुझे किस सेक्टर में स्किल लेना चाहिए, या मेरे पास ये स्किल है किस सेक्टर में जा सकता हूँ, वो सब आपकी काउंसलिंग भी करेंगे वो, ठीक है। वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्म भी करेंगे। तो ये काम है करियर सेंटर का, ठीक है। तो कमेंट से पता लग रहा है करियर सेंटर क्या हो सकता है, पर हाँ ये गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेगी, ठीक है, इस चीज़ को। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट लेबर। मीन्स अ वर्कर हु शैल बी डीम्ड टू बी इन employed or in connection with the work of an establishment when he is hired or in connection with such a worker through a contractor or through without the knowledge of partial employer and includes interstate migrant worker। ये काफ़ी लंबे, इतना तो पढ़ने से रहा मैं भी, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या है कॉन्ट्रैक्ट लेबर। बेसिकली वैसे तो कॉमन ऐसे लग रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर हायर किया गया है, पर इसमें ध्यान रखने की चीज़ क्या है कि इसमें इंटरस्टेट माइग्रेंट को भी इंक्लूड किया जा सकता है। सपोज कोई बिहार से बंदे दिल्ली में काम करे तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंदर कैटेगरी में आएंगे अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं तो। और एक और चीज़ का ध्यान रखनी है, सपोज जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, उसके ओनर क्या है? उसके ओनर अंबानी को कहा जाता है, शेयर होल्डर जो भी है, मेजोरिटी शेयर होल्डर अंबानी के पास, तो अंबानी उसका ओनर है। पर उसके अंदर सपोज काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होंगे, तो अंबानी को तो नहीं पता कौन कितने वर्कर हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। पर फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर कहलाया जाएगा। यहाँ से शायद एग्जाम्पल आपको क्लियर, एक दूसरा एग्जाम्पल, सपोज जैसे रेलवे ट्रैक बन रहा है कहीं पे, ठीक है। अब वहाँ पे गवर्नमेंट ने ठेका दे दिया है किसी बड़े से बिल्डर को। उसने सपोज ठेका दे दिया नीचे वाले बिल्डर्स और बिल्डर्स को कि भाई तुम मटेरियल सप्लाई करोगे, तुम लेबर सप्लाई करोगे, फलाना डिगान, ठीक है। अब जो मेन बिल्डर है उसे नहीं पता कि जो लेबर सप्लायर है उसने किन किन लेबरों को नेट पर लिया है, ठीक है। पर भले ही वो इनडायरेक्टली हायर किया गया और कुछ दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, पर फिर भी वो मेन कॉन्ट्रैक्टर के अंदर ही आएगा, मेन बिल्डर के अंदर में ही आएगा, ठीक है। तो अगर कुछ भी उस कॉन्ट्रैक्टर को होता है, उस लेबर को होता है, तो भी जो मेन बिल्डर है वही रिस्पॉन्सिबल होगा। इसका मतलब यही है बेसिकली, ठीक है। अब आता है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर वही है इंसान जो कॉन्ट्रैक्ट पे लेता है, ठीक है। मतलब जो इंसान कॉन्ट्रैक्ट लेबर सप्लाई कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर है।
डिपेंडेंट्स, हाँ अभी डिपेंडेंट्स मतलब कि अब जैसे मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरे डिपेंडेंट्स कौन कौन होंगे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सपोज अगर किसी को हादसा हो जाता है तो कंपनसेशन देना है, तो किसको कंपनसेशन देंगे उसके, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि डिपेंडेंट्स कौन कौन है। जैसे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपको हेल्थ बेनिफिट मिलता है, तो डिपेंडेंट्स को मिलता है। तो डिपेंडेंट में कौन कौन है वो भी जानना इंपॉर्टेंट है ना। तो वैसे तो आपको पता ही होगा डिपेंडेंट्स कौन कौन है, कॉमन है, आपके स्पाउस होंगे, आपके बच्चे तो होंगे होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके जो अडॉप्टेड चिल्ड्रन है वो भी होंगे, आपके मदर होंगे, पेरेंट्स होंगे, वो भी आपके डिपेंडेंट है, ठीक है। इसको बेसिकली इनको ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डिपेंडेंट सेक्शन, ठीक है, बट जो इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ आपको। तो पर फिर ध्यान रखना डिपेंडेंट क्या होता है। उसके बाद है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय आपको पता है कौन है, वो सारे लोग एक्सेप्ट जो कि इंक्लूड है अप्रेंटिस एक्ट के अंदर में, ठीक है। जो अप्रेंटिस है उन्हें छोड़ के बाकी जो भी काम कर रहे हैं वो सारे एम्प्लॉय हैं, ठीक है। यही बता रखा है ऐसे एक स्लाइड में पूरे में, पढ़ लेना अगर वो टाइम हो तो। एम्प्लॉयर कौन है, जो एम्प्लॉय करता है बेसिकली, ठीक है। तो ये वन वर्ड में हेलो जैसे, ठीक है। एम्प्लॉयर होता है जो एम्प्लॉय करता है। ये काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं कि एम्प्लॉयर में क्या फ़र्क है। तो सपोज अगर मेरी फैक्ट्री है और मैंने तो अगर मैं नौकरी दे रहा हूँ तो मैं एम्प्लॉयर हूँ, ठीक है। और जो मेरे अंदर काम कर रहे हैं वो लोग मेरे एम्प्लॉई है, ठीक है। तो ध्यान रखना डेफिनेशन क्या है। वैसे ये आएगा नहीं मेरे ख्याल से यूपीएससी में, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर वो बताना चाहिए क्योंकि आगे इनका यूज़ होता है कि भाई एम्प्लॉय को तो हम कन्फ्यूज रहते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर भी एम्प्लॉयर में ही आएगा, ठीक है। और हाँ ये चीज़ ध्यान रखना कि सपोज़ कोई एम्प्लॉयर था, अब वो उसकी डेथ हो जाती है एकदम से किसी कारणवश, और उसके ऊपर सपोज़ कोई फ़ाइन लगा हुआ है, तो अब जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो उसको फुलफ़िल करेगा ऑब्लिगेशंस को, ठीक है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज एम्प्लॉयर, ठीक है। सपोज अगर समझ गया ना आप मेरी बात, मतलब कि अगर सपोज कोई फैक्ट्री है, उसके ओनर पे कोई फाइन लगा हुआ है 10 करोड़ रुपए का और उसकी डेथ हो जाती है, तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो उन सारे डेब्ट्स को फुलफिल करेगा ऑब्लिगेशन को, ठीक है। तो ये इसको ध्यान रखना इस पॉइंट को। एम्प्लॉयमेंट इंजरी क्या है, एम्प्लॉयमेंट इंजरी वही है जो आपको एम्प्लॉयमेंट के दौरान होती है। अब इसमें ध्यान रखने की चीज़ क्या है ना कि आप अगर सपोज मशीन पे काम कर रहे हो तब जो इंजरी हुई वो तो एम्प्लॉयमेंट इंजरी है। अगर आप घर से ऑफिस जा रहे हो या ऑफिस से घर आ रहे हो उस दौरान आपको एक्सीडेंट हो गया तो वो भी एम्प्लॉयमेंट इंजरी के अंदर ही कंसिडर होगी, ठीक है। या फिर आप सपोज दिल्ली में काम करते हो, आप किसी फैक्ट्री काम से ही दिल्ली से मुंबई गए, उस दौरान आपके साथ कोई हादसा हो गया तो भी वो एम्प्लॉयमेंट इंजरी ही में ही इंक्लूड होगी, ठीक है। ये सारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं कि अगर सपोज कोई बंदा घर से ऑफिस जा रहा है तो उस बीच में इंजरी हो तो वो है या नहीं है, तो ध्यान रखना कि वो भी एम्प्लॉयमेंट इंजरी ही है। इस्टेब्लिशमेंट मीन्स, अब इस्टेब्लिशमेंट क्या है, वो एरिया जहाँ पे फैक्ट्री है, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि एक चीज़ ध्यान रखना कि सपोज अब कोई फैक्ट्री बनी हुई है तो उसके चारों तरफ थोड़ी सी स्पेस छोड़ के हम एक बाउंड्री वॉल बनाते हैं। कोई फैक्ट्री सपोज जो मेन फैक्ट्री है उसके आसपास थोड़ी स्पेस छोटी होती है, उसके बाद मेन बाउंड्री वॉल बनी होती है, ठीक है। तो वो जो प्रिसिंक्ट है ना, वो जो आसपास जो एरिया छोड़ा हुआ है वो भी इस्टेब्लिशमेंट में ही इंक्लूड होगा। अब ये सारी चीज़ें मेंशन करते हैं लॉ में। सपोज कोई हादसा हो गया, अब उस एरिया में हादसा हो गया, जो मेन फैक्ट्री और जो बाउंड्री वाले उसके बीच में कोई हादसा हो गया इंसान के साथ, तो अब लॉ में चैलेंजिंग होता है कई बार कि भाई वो बंदा फैक्ट्री के अंदर था या नहीं था। तो इसलिए सारी चीज़ों को डिफाइन किया जाता है लॉ में प्रॉपरली कि भाई एस्टेब्लिशमेंट है क्या। तो वो सारे वो जो एरिया है उसको भी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ही कंसिडर किया गया है, ठीक है। फैक्ट्री क्या है, फैक्ट्री वो प्लेस है जहाँ 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। अगर अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पावर के साथ है तो, और अगर वो विदाउट पावर है तो 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो फैक्ट्री है, ठीक है। बाकी हाँ, बट इट डज नॉट इंक्लूड माइन, मोबाइल यूनिट बिलोंगिंग टू आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन, रेलवे रनिंग सेट और होटल रेस्टोरेंट ईटिंग प्लेस, ठीक है। तो मैं दोबारा बताता हूँ, इट डज नॉट इंक्लूड माइन, मोबाइल यूनिट बिलोंगिंग टू आर्म्ड फोर्सेज, रेलवे रनिंग सेट जो रेलवे के सेट होते हैं वो, होटल्स, रेस्टोरेंट, ईटिंग प्लेसेस, ये फैक्ट्रीज नहीं है, ठीक है। और एक और चीज़ जो मैंने बताया था एम्प्लॉयज़ में आर्म फोर्सेस के लोग कवर नहीं होते हैं, ठीक है। आर्म फोर्सेज या पुलिस के लोग एम्प्लॉयज़ में कवर नहीं होते हैं, ठीक है। अब आता है फैमिली। फैमिली में क्या है, इसमें भी मेरे ख्याल इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना। इसमें भी स्पाउस आता है, चाइल्ड आता है, आपके जो भी है, तो ये तो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या है ना कि क्योंकि ये इसी में डिफाइन किया गया, इससे पहले इस चीज़ को डिफाइन नहीं किया गया था। मीन्स द इंगेजमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय ऑन द बेस ऑफ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर फिक्स्ड पीरियड। मतलब कि आपको कॉन्ट्रैक्ट पे लिया गया 1 साल 2 साल के लिए, पर आपका रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है, प्लस आपको जो भी बेनिफिट्स मिलेंगे ना वो सारे के सारे जो वहाँ के परमानेंट एम्प्लॉयज़ है उनको जो बेनिफिट मिलते हैं वो सारी बेनिफिट आपको ही मिलेंगे। आपको अगर उनको हेल्थ बेनिफिट मिले आपको मिलेगी, उनको प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट आपको, पीएफ का बेनिफिट मिलेगा, सारी बेनिफिट्स आपको ही मिलेंगे। अगर उनको टीएडीए मिला हुआ है, एचआरए मिलता है तो आपको भी मिलेगा, भले आप फिक्स टर्म पे हो,
ठीक है, तो ये है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। और हाँ, एक और चीज़ डिफरेंस है कि जो ग्रेचुइटी होती है ना, वो जो नॉर्मल एम्प्लॉयज़ उनको 3 साल के बाद मिलती है, और जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको 1 साल, अगर 1 साल तक काम कर लेते हैं उसके बाद वो ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। हालांकि जो ग्रेचुइटी का अमाउंट है वो कम होता है, पर उनके लिए टर्म 1 साल ही है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ के लिए ग्रेचुइटी के लिए टर्म 1 साल है, ठीक है। तो समझ में गया आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में क्या फ़र्क है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स में क्या होता है ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए होते हैं 1 महीने, 2 महीने, 2 या 2 साल, पर उनको जो बेनिफिट्स मिलती है वो बराबर नहीं होती परमानेंट वर्कर से, ठीक है। आपको पता होगा, आप काम करते हो तो जो परमानेंट वर्कर उन्हें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलती है, और जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क होते हैं उन्हें बेनिफिट्स कम मिलती है, सैलरी भी कम होती है उनकी। पर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में ऐसा नहीं होता। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में जो भी बेनिफिट सैलरी है वो बराबर होती है परमानेंट एम्प्लॉयज़ के, ठीक है। अब आता है गिग वर्कर। ये भी नई टर्म डिफाइन की गई है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। गिग वर्कर मीन्स अ पर्सन हु परफॉर्म्स वर्क और पार्टिसिपेट्स इन द वर्क अरेंजमेंट एंड अर्न्स फ्रॉम सच एक्टिविटीज़ आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। मतलब इसमें बेसिकली मैं कि वो वर्कर्स जो आउटसाइड हैं ट्रेडिशनल एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अब मैं इसको आपको अपनी बात समझाता हूँ। जैसे कि अब बहुत सारे लोग होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। ऐसा मैं देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करते हैं, कि सपोज उनका अपना एक प्लेटफॉर्म, अपना एक ऑफिस है, वहाँ पर आप जाते हो, उन्हें कहते हो कि भाई हमें वेबसाइट डेवलप करना है। उन्होंने आपको समझा दिया ऐसे ऐसे वेबसाइट डेवलप करनी है, उन्होंने आपकी वेबसाइट डेवलप कर दी आपके अकॉर्डिंग, आपने उनको फीस करी, अब आपका उसका रिलेशनशिप खत्म, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है गिग वर्कर का, ठीक है। या फिर कोई इंटीरियर डिज़ाइनर है सपोज, वो आपके पास, आपने उन्हें कॉल किया, बताया कि मैं इंटीरियर डिज़ाइन करना, उसने आके इंटीरियर डिज़ाइन किया आपका सब कुछ, उसके बाद वो चला गया अपने घर, आप अपने घर, आपने पेमेंट कर दी, आपका रिलेशनशिप खत्म। मतलब ये लॉन्ग टर्म नहीं होता, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एक प्रोजेक्ट के लिए होता है। उसको हम कहते हैं गिग वर्कर, या फिर आम भाषा में फ्रीलांसर भी कहते हैं उसको, जो फ्रीलांसिंग काम करते हैं किसी के लिए, ठीक है, टेम्पोररी बेसिस पे। तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं अपना, वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते उनके। ये गिग वर्कर है। होम बेस्ड वर्कर कौन है। A person engaged in the production of goods or services for an employer in his home or other premises of his choice other than the workplace of an employer for remuneration irrespective of whether or not the employer provide any equipment, materials or other inputs. अब सपोज मेरी कोई फैक्ट्री है बड़ी सी, ठीक है। मेरे को पैकेजिंग के लिए पेपर बैग चाहिए, तो मैंने इसके लिए किसी बंदे को कहा कि भाई आप, किसी बंदे मेरे पड़ोसी को ही कह दिया कि आप मुझे पेपर बैग बना के दो, और वो ये काम अपने घर में ही करता है, ठीक है। मैंने उसको कोई इक्विपमेंट नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा, या दे भी रखा है, उसमें कोई मैटर नहीं करता, पर वो अपने घर में ही काम कर रहा है। तो जो मेरा जो पड़ोसी होगा जो घर में पेपर बैग बना रहा है, वो एक होम बेस्ड वर्कर है, ठीक है। हाँ, पर शर्त क्या है कि उसमें 10 से कम लोग इन्वॉल्व होने चाहिए। तो फैमिली मेम्बर है, 10 से कम लोग हो तभी वो होम बेस्ड वर्कर में आएगा। 10 से ज़्यादा हो गया तो फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएगा, फैक्ट्री बन जाएगी वो। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर कौन है, ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। एम्प्लॉयज़ means a person who is employed in any establishment and who has been recruited directly by the employer or indirectly through contractor in one state of the employment in such a establishment situated in other state और है। इसका मतलब क्या है कि या तो उसे डायरेक्टली, सपोज टाटा की कंपनी है यहाँ पे, मारुति की, सपोज मारुति की कंपनी है मानेसर में, उसने एक बिहार के लोग को एम्प्लॉय किया, या जो डायरेक्टली मारुति के एम्प्लॉय ने किया, या फिर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू इनडायरेक्टली किया, मतलब, ठीक है, तो भी वो इंटरस्टेट माइग्रेंट होगा। प्लस या फिर क्या है, वो खुद से गया है, सपोज अब वो बिहार का रहने वाला है लेकिन उसे बुलाया नहीं गया, वो खुद से गया वहाँ पे काम करने के लिए, खुद से भी वो उसने एम्प्लॉयमेंट लिया, तो भी वो इंटरस्टेट माइग्रेंट की कैटेगरी में आएगा। पर शर्त क्या है, क्योंकि उसकी सैलरी है वो 18,000 से कम होनी चाहिए, ठीक है। इसकी से जो वेज है सेल नॉट एक्सीड 18,000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। तो अगर उसकी 18,000 से सैलरी कम है मंथली, तो वो इंटरस्टेट माइग्रेंट के वर्कर में कैटेगरी में आएगा, ठीक है। भले ही वो खुद गया हो या फिर किसी से कॉन्ट्रैक्टर ने बुलाया हो, उससे मैटर नहीं करता है, उसकी सैलरी 18,000 से कम होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, ये तो कॉमन है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है आपको पता ही है, वो मेकिंग, ऑल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, ये सब, मतलब इसमें सब कुछ कवर किया है, तो ये मेरे ये इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि ये पता ही है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है। हाँ, अब ये आ गया आपका जो मैं बताया था परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। अब इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, इसको पढ़ लेना है, इसको बता देता हूँ क्या होता है। इसमें क्या है ना कि सपोज़ मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज़ किसी की 2 आंखें हैं, काफ़ी क्रूड एग्जांपल है, उनमें से किसी की एक आंख चली गई, तो वो तो परमानेंटली चलेगा, हमेशा चली गई। तो अब ये एग्जांपल है परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट का। क्यों? उसकी दोनों आंखें नहीं गई, एक ही आ गई है, पर ये परमानेंटली चली गई, तो ये परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट है। फिर किसी के 2 हाथ है, उनमें से एक हाथ चला गया, तो ये भी क्या है, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, दोनों हाथ नहीं गए हैं, ठीक है। अब परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट क्या है कि किसी के दोनों आंख चले गए, दोनों हाथ चले गए, दोनों पैर चले गए, तो वो एग्जाम्पल है टोटल डिसेबलमेंट का, ठीक है। तो अब समझ होंगे इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसको डिटेल में पढ़ना हो तो पढ़ लेना।
आप मुझे कमेंट करके बताओ कि डिसेबलमेंट के रिगार्डिंग कौन से शेड्यूल में मैंशनड है, ठीक है। ये कमेंट करो कि कौन से शेड्यूल में मैंशनड है डिसेबलमेंट के रिगार्डिंग। अब आता है प्लेटफॉर्म वर्कर। प्लेटफॉर्म वर्कर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में मेंशन किया गया कोड में, से पहले किसी को एक्ट में मेंशन नहीं था। तो प्लेटफॉर्म वर्कर बेसिकली क्या है, मीन्स अ वर्क अरेंजमेंट आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल एम्प्लॉय रिलेशनशिप, जो कि सेम डेफिनेशन गिग वर्कर में थी। इसमें आगे ये इतना तो गिग वर्कर के डेफिनेशन में भी लिखा था कि आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अब इसमें आगे क्या है, इन विच ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स यूज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू एक्सेस अदर ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। इसमें क्या है, जैसे बहुत OLX इसका एग्जाम्पल है। अब OLX से क्या करते हैं, जैसे OLX से हम BPOs के लिए, कॉल सेंटर के लिए लोग हायर करते हैं, तो क्या है, प्लेटफॉर्म वर्कर है। या फिर जो क्विकर है, इसका मैं एग्जाम्पल जैसे आपका Naukri.com है, ठीक है, वहाँ से आप लोगों को हायर कर रहे हो किसी काम के लिए, तो वो क्या है, वो भी एक एग्जांपल है प्लेटफॉर्म वर्कर का। पर इसमें दो दो फंडे आ गए। एक तो है कि आपने भाई वहाँ से उससे मीडियम यूज़ किया एज ए इंटर, एक तो वो जब वो एज एन इंटरमीडिएट एक्ट कर रहा है, ठीक है, तब वो प्लेटफॉर्म वर्कर नहीं है। पर अगर वो उसी कि एक तो वो इंटरमीडिएट एज एन इंटरमीडिएट एक्ट कर रहा है, जैसे Naukri.com एक इंटरमीडिएट है, ठीक है, जैसे करियर सेंटर हो एक इंटरमीडिएट है, उसके थ्रू आप हायर कर रहे हो। दूसरा क्या है कि आप उसी के थ्रू आप काम करवाए, जैसे ओला उबर भी एग्जांपल है प्लेटफॉर्म वर्कर का। कैसे कि जो उनके ड्राइवर्स है वो ओला उबर पर रजिस्टर्ड है, ओला या उबर पर रजिस्टर्ड है, और आप ओला उबर के थ्रू उन्हें बुलाते हो, उनकी सर्विस लेते हो, आप राइड करते हो, उसके बाद उन्हें टाटा बाय बोल देते हो, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है प्लेटफॉर्म वर्कर का। क्यों? क्योंकि ओला उबर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप हायर कर रहे हो और वो वहाँ पे सर्विस दे रहे हैं अपनी। तो समझ होंगे आप ओला, ये प्लेटफॉर्म वर्कर क्या है। आपको बस ध्यान में रिलेट करना चाहिए MCQ के। MCQ को डेफिनेशन लिखने को नहीं आएगी, आपको पता होना चाहिए कि क्या है, तो आप MCQ में बस टिक कर सको। इसलिए मैं डेफिनेशन पढ़ नहीं रहा हूँ, डेफिनेशन आपको पढ़नी हो तो पढ़ लेना आप। इसका सीजनल फैक्ट्री क्या होती है, कॉमन सेंस बता सकते हैं, जो मतलब पूरे साल वर्क नहीं करती, पर्टिकुलर सीजन में ही वर्क करती है। पर ध्यान रखना कि इसमें कुछ नाम दिए हो, जैसे नेमली कॉटन गिनिंग, कॉटन और जूट प्रोसेसिंग, डिकॉटी डिकॉर्टिकेशन ऑफ ग्राउंडनट्स, मैन्युफैक्चर ऑफ इंडिगो, लैक्स, शुगर और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस which is incidental to or connected with any of these aforesaid process and includes factory worker which is engaged in the period not exceeding 7 months in a year। मतलब ये जो सारे मैं नाम लिया अभी, कॉटन गिनिंग, कॉटन, ये सब। उसके अलावा वो जो कोई भी फैक्ट्री है वो 7 मंथ से अगर कम काम करती है साल में, तो वो सीजनल फैक्ट्री में इंक्लूड होगा, ठीक है। 7 मंथ ध्यान रखना, ध्यान में कि 7 मंथ से कम उसका होना चाहिए एक साल में काम उस फैक्ट्री के अंदर। उसका सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर कौन है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर कौन है, जो खुद काम कर रहा है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं, जो इसकी जो एक सैलरी की सीलिंग होगी, मतलब सपोज अगर वो 10 लाख रुपए महीने कमा रहा है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो वो जो वेज होगी वो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, कि भाई इसके नीचे अगर मंथली इंसान कमा रहा है, अपनी सपोज की दुकान लगा रखी है, वो दुकान के टर्नओवर, उसका महीने का प्रॉफिट सपोज 10 लाख रुपए का है, तो वो सेल्फ वर्कर है। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो नोटिफाई करेगी कि भाई अगर इसकी मंथली इनकम 1 लाख से नीचे है या 50,000 नीचे है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर कहलाएगा। तो ये गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। सोशल सिक्योरिटी क्या है, ये आपको पता है सोशल सिक्योरिटी क्या है, वो भी जो भी मेजर्स लेते हैं हम। उसके बाद सुपर एन्युएशन क्या है, सुपर एन्युएशन होता है कि रिटायरमेंट होता है इन रिलेशन टू एन एम्प्लॉय, मीन्स अटेनमेंट बाय द employee of such an age as is fixed in the contract or conditions of a service as the age of the attainment of which the employee shall vacate the employment। मतलब जब आप रिटायरमेंट हो तो एज को कहते हैं सुपर एन्युएशन, ठीक है। टेम्प्रोरी डिसेबलमेंट, अभी एक और टर्म आ गई टेम्प्रोरी डिसेबलमेंट। ये क्या है, सपोज अब मैं फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ और फ्रैक्चर हो गया मेरे हाथों में, तो मैं सपोज 1 महीने के लिए मैं काम नहीं रखता। तो ये क्या है, ये मेरी टेम्प्रोरी डिसेबलमेंट है। क्यों? क्योंकि फ्रैक्चर है, 1-2 महीने के लिए है, प्लास्टर लगा, उसका ठीक हो जाएगा, तो ये टेम्प्रोरी डिसेबलमेंट है। उसके बाद ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, जिस वो इंटरप्राइज मीन्स एन इंटरप्राइज ओन बाय इंडिविजुअल और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स एंड एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स providing service of any kind whatsoever and where the enterprise employs workers, the number of such workers है less than 10। मतलब जहाँ 10 से कम लोग काम करते हैं वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। क्रूड एग्जाम्पल ध्यान रखना कि MCQ में आता है, तो ध्यान रखना कि 10 से कम लोग जहाँ काम करते हैं वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर है, वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है। उसका है वेजेस। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। वेजेस को हम हालांकि कोड ऑन वेजेस में ही पढ़ेंगे, पर मैं यहाँ ही बताता हूँ वेज क्या है। अब वेज क्या है ना कि इसमें वेज में क्या क्या इंक्लूड है, बेसिक पे आपका DNS अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस, ठीक है, ये वेज में इंक्लूड है। इसके अलावा जो भी आपका हाउस एंड अलाउंस है, ट्रैवलिंग अलाउंस है, वो सब वेज में इंक्लूड नहीं है। तो जो वेज में इंक्लूड नहीं है उसकी लंबी डेफिनेशन है काफ़ी, तो वो सब आपको नहीं पढ़ना है। आपको ध्यान रखना कि वेज में क्या इंक्लूड है। पहला बेसिक पे,
दूसरा डीएनएस अलाउंस, तीसरा ट्रेनिंग अलाउंस, ठीक है। ये 3 चीज़ है तो बेसिक पेमेंट आपका वेजेस में इंक्लूड है। उसके अलावा सपोज आपने अपना टीए दिया या हाउस रेंट अलाउंस दिया, अगर वो सब आपका जो वेज है उसका 50% से ऊपर हो जाता है तो वो जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो भी वेजेस में इंक्लूड होगा। मैं समझाता हूँ कैसे। सपोज किसी की वेज मतलब बेसिक पे डीएनएस अलाउंस पर अलाउंस महीने का 10,000 बनता है, ठीक है। तो इसका 50% कितना हुआ, 5,000। अब सपोज किसी को हाउस रेंट अलाउंस मिल जाता है 7,000 रुपये। तो अब जो जब आपका वेज था वो तो था 10,000, उसका 50% कितना, 5,000। पर जो आपको हाउस रेंट अलाउंस मिला वो मिला 7,000, मतलब उसके 50% जो 5,000 से 2,000 एक्स्ट्रा है ये। तो ये 2,000 एक्स्ट्रा है ना, वो भी आपके वेज में इंक्लूड हो जाएगा, वो फिर एचआरए में इंक्लूड नहीं होगा, वो भी आपका वेज में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखना कि जो सपोज जो काइंड, कई बार क्या है ना, वेजेस काइंड में दिया जाता है। सपोज आपने काम किया तो आपको बुक माई शो का वो अमेजोन का शॉपिंग वैसे 10,000 रुपये का शॉपिंग वैसे दे दिया आपको, ठीक है, कि भाई आप जाओ, आप 10,000 की शॉपिंग कर लो। तो ये क्या वेज में इंक्लूड होगा। अगर ये जो आपका सपोज आपका वेज 10,000 रुपये का है, उससे अगर 15%, उसका 15% कितना हुआ, 1,500 रुपये। तो अगर सपोज आपको अमेजोन गिफ्ट वाचर दे दिया 2,000 रुपये का, तो जो 500 रुपये एक्स्ट्रा है, मतलब 15%, जो 1,500 से 5 जो 1,500 था आपका, 15% हुआ, उससे जो 500 एक्स्ट्रा है वो आपको वेज में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ कि जो आपका वेज है, जो भी काइंड में आपको जो भी काइंड दिया गया, सपोज गिफ्ट वाचर दिया अमेजोन का, अगर वो आपके वेज से 15% से एक्स्ट्रा हो गया, तो जितना भी एक्स्ट्रा हुआ वो आपके वेज में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। यही है इसका मतलब। तो वेज की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी, इसको हम कोड ऑन वेज में डिटेल में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यही सब दे रखा है इसके अंदर, वेज क्या क्या कवर्ड है, ये इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें समझ लिया बेसिकली क्या उतना ही है। तो डेफिनेशन यहाँ पे ख़त्म हो गया है, ये वीडियो आज मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ये तो अब अभी हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, कोरोना है, घर पे रहिए। बाय बाय, टेक केयर।